चलिए बच्चों पेपर का सॉल्यूशन करते हैं हम। अंकुर फेज फर्स्ट, पेपर नंबर 4 है ये हमारा केमिस्ट्री का, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन है 51 है ना। तो 51 क्वेश्चन में आप देखोगे इसमें क्या कह रहा है ये कि द डिफरेंस इन एंगुलर मोमेंटम एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन इन टू सक्सेसिव ऑर्बिट ऑफ एटम इज, ठीक है ना। तो याद करो तुमने पढ़ा होगा बोहर का एटॉमिक मॉडल पढ़ा था कि बोहर के एटॉमिक मॉडल में आपने ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन कौन सी ऑर्बिट में क्या करेगा बोलो, कौन सी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, तो उसकी कंडीशन आपको बताई गई थी। तो कंडीशन याद करो, तो जो उसका एंगुलर मोमेंटम होता था वो किसके बराबर होता था, 2h/2 पाई के बराबर होता है। बड़ा सिंपल उसका क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए, तो 51 का आंसर आ गया हमारा कौन सा बोलो, इसका 51 का आंसर आ गया हमारा h/2 पाई होता है। ये बोहर की कंडीशन है, ठीक है ना, कि जो उसका एंगुलर मोमेंटम होता है वो h/2 पाई के क्या होता है, बराबर होता है। तभी इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में क्या करेगा बोलो, रिवॉल्व करेगा। क्लियर है बात। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम चलते हैं बच्चों इसके ऊपर। देखिए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द हीलियम आयन इज, इतनी दे रखिए बेटा, इंडिकेट इन विच एक्साइटेड स्टेट द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, ठीक है ना। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा बोलो, कौन सा, ई बराबर जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ये पढ़ा था ना एनर्जी का बोलो, बोहर की ऑर्बिटल का फॉर्मूला पढ़ा था आपने, ई बराबर, बोलो क्या पढ़ा था आपने, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, और मल्टीप्लाई किया था यहाँ पर 13.6 था बेटा, ठीक है। तो वो कह रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हीलियम आयन के लिए इतनी दे रखी है आपको, देखो ये रही, ठीक है ना। हीलियम आयन के लिए कितनी है, इतनी है। वो कह रहा है इंडिकेट इन विच एक्साइटेड स्टेट द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी आपको दे रखी है हीलियम के लिए, वो कह रहा है इंडिकेट इन विच एक्साइटेड स्टेट द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन किस में प्रेजेंट होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था, ई बराबर जेड स्क्वायर मल्टीप्लाई 13.6 अपॉन एन स्क्वायर, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, यहाँ से देखो, यहाँ से एन स्क्वायर को बाहर निकाल लो आराम से। एन स्क्वायर को अगर आप बाहर निकालेंगे तो ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका, क्या बोलो, जेड स्क्वायर पर आ जाएगा, और नीचे आ जाएगी ये वाली ई बेटा, और यहाँ आ जाएगा 13.6, ये एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये वाला आपका क्या है यहाँ पर, 13.6 है बेटा। अब देखिए यहाँ से क्या निकालना है आपको, वो एन पूछ रहा है आपसे। एन का मतलब वो पूछ रहा है कि कौन सी एक्साइटिंग स्टेट होगी, तो एन निकालो यहाँ से। तो एन बराबर क्या हो जाएगा बोलो, इसका रूट कर देंगे बस, हो जाएगा। क्या आएगा, जेड स्क्वायर, जेड कितना आएगा हीलियम के लिए बोलो, 2 आ जाएगा, और यहाँ कितना है ये, 13.6 है बेटा, ठीक है। और नीचे क्या आएगा, एनर्जी कितनी दे रखी है आपको, 12.08, ठीक है ना। तो यहाँ 12.08 लिख लेंगे आप, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो जब इसको आप सोल्व करोगे ना, तो सोल्व करने के बाद में बेटा कितना आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ पर जो एक्साइटिंग स्टेट आएगी इसकी बेटा, वो आ जाएगी आपकी सेकंड, ठीक है। क्या जाएगी, सेकंड। इस फॉर्मूले को याद रखिए, बेसिक फॉर्मूला है ये, आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में इसको पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं हम जरा क्या आता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखिए बड़े ध्यान से। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन एटम विल एमिट मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, ठीक है ना। आप फोटोन की फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन के लिए क्या होगा, तो सीधा डायरेक्ट फॉर्मूले के ऊपर होता है। इसका आंसर आपका आ जाएगा बोलो, इसका आंसर फर्स्ट आएगा बेटा, एन बराबर 4 से क्या आएगा, एन बराबर 1 में आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर होगा, डायरेक्ट फॉर्मूले पे होता है क्वेश्चन। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 54, रेडियस ऑफ सेकंड स्टेशनरी ऑर्बिट इन बोहर एटम इज आर है, रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट विल बी क्या होगी। तो देखो रेडियस का फॉर्मूला आपको पता ही है, हर बच्चे को रेडियस का फॉर्मूला याद होना चाहिए ना। तो क्या करना है बस उसमें, रेडियस ऑफ सेकंड स्टेशनरी ऑर्बिट, जो सेकंड ऑर्बिटल है और के लिए मान लो आर है, ठीक है ना। और रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिटल क्या हो जाएगी बोलो, बोलो क्या हो जाएगी, थर्ड ऑर्बिटल के लिए पूछ रहा है वो। तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा बोलो, इसका आंसर आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर क्या है ये आपका 54 है। तो इसका 9 आर आ जाएगा बेटा, 9 आर अपॉन 4 आ जाएगा। डायरेक्ट फॉर्मूले में रखेंगे, रेडियस का फॉर्मूला होता है, तो इससे क्वेश्चन को आप जो है सोल्व कर लेंगे। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, थर्ड आ जाएगा बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये बड़ा आसान सवाल है,
ये भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर द एनर्जी ऑफ डिफरेंस सबसेल कैन बी अरेंज इन ऑर्डर ऑफ। तो बड़े ध्यान से देखो, ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। जैसे आप जानते हैं, आपने पढ़ रखा होगा कि भई एक एस है और एक पी है और एक डी है और एक एफ है आपकी। ये 4 क्या होती हैं बोलो? सबसेल हैं। तो इनमें एनर्जी का ऑर्डर पूछ रहा है आपसे। तो एनर्जी का ऑर्डर कैसे निकालते हैं? आप जानते हैं, एन प्लस एल से निकालते हैं। किससे निकालते हैं बोलो? एन प्लस एल वाला रूल लगाते हैं। जिसके लिए एन प्लस एल की वैल्यू क्या होगी बोलो? सबसे ज़्यादा होगी, उसकी एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा होगी। ठीक है ना? एन प्लस एल के लिए की वैल्यू जितनी मैक्सिमम आती है, तो मैक्सिमम आने का मतलब होता है कि उसकी एनर्जी क्या है? ज़्यादा है। ठीक है? और अगर ये एन प्लस एल की वैल्यू क्या आती है? जिसके लिए लो आती है, तो इसका मतलब क्या है? उसकी एनर्जी क्या है? आपकी कम है। तो एन प्लस एल निकाल लो। और देखो, तुम्हें ये भी पता है कि एल की वैल्यू एस के लिए कितनी होती है बोलो? यहाँ लिख देते हैं, देखो एस, पी और डी और एफ। अगर हम इसकी बात करें एसपीडीएफ की, तो एस के लिए एल की वैल्यू होती है 0, पी के लिए 1 होती है, डी के लिए 2 होती है और एफ के लिए कितनी होती है? 3 होती है। ये वैल्यू। तो रखिए यहाँ पर ज़रा। और एनर्जी का ऑर्डर तो वैसे भी तुम्हें पता ही होता है, ठीक है ना? तो एनर्जी का ऑर्डर अगर आप देखोगे तो ये वाला इसका ऑप्शन है, ठीक? चलिए, एफ। एफ की एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद डी होती है, उसके बाद पी होती है, उसके बाद क्योंकि यहाँ पर एन की वैल्यू नहीं दे रखी है। जब एन की वैल्यू नहीं देगा, तो वैसे ही आप याद करेंगे एसपीडीएफ, यानी कि एफ कहाँ पे पाई जाती है? 4 वाली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में पाई जाती है, तो इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन पहले आप एस में बढ़ते हो, उसकी एनर्जी कम होती है, फिर इसकी ज़्यादा होती है, फिर इसकी ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी मिलेगी आपको? एफ की मिलेगी, ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए बेटा। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर, तो अगला क्वेश्चन होगा हमारा, देखिए ध्यान। हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑर्बिटल एसोसिएटेड विद द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन बराबर 3? यार एन बराबर 3 है, और नंबर ऑफ ऑर्बिटल क्या होता है? सीधा फॉर्मूला होता है, तुम जानते ही हो। एन बराबर क्या होता है? एन बराबर होता है, एक फॉर्मूला होता है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल का मतलब क्या है? कि आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकालनी है। क्या निकालनी है? चुंबकीय क्वांटम संख्या बोलते हैं इसको, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो एम बराबर क्या होता है? फॉर्मूला एन स्क्वायर होता है। ठीक है ना? एन की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3 दे रखी है, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, कितना आएगा बोलो? 9 आ जाएगा। ठीक है? चलिए, तो इसका 9 आ जाएगा। ये इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 56 के बाद में अगर हम बात करें, बोलो नेक्स्ट देखिए। ये क्वांटम नंबर का सवाल है, बहुत आसान होता है, आप जानते ही हैं। और ये बिल्कुल कभी भी सही नहीं हो सकता, क्योंकि एल का मान तुम जानते हो ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। देखो एस, पी, डी और एफ की अगर हम बात करें, तो एल की वैल्यू बताई थी ना, 0, 1, 2 और 3। ठीक? तो एल बराबर 1 का मतलब है, और एन बराबर 1 का मतलब है पहली सेल। तो पहली सेल में कभी भी आप जानते हैं, आपकी पी नहीं होती, एस होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो आएगा ना, ऑप्शन नंबर 3 आएगा। एन बराबर 3 है, एल बराबर 2 है, तो एल बराबर 2 का मतलब डी की बात हो रही है, 3D की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है बोलो? 3D सबसेल की बात हो रही है। तो एन बराबर 3 है और डी के लिए एल बराबर 2 होता है, एम बराबर क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। ठीक है? चलिए, और इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो ये क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 58, और 58 का जो है आंसर आ जाएगा आपका बी हो जाएगा बेटा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका बी हो जाएगा। डायरेक्ट फॉर्मूले पे ये क्या है आपका क्वेश्चन है, सीधा इसका फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है ना? और आप एनर्जी इसको निकाल लेंगे आराम से, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। 58 का सेकंड हो जाएगा। और इसके बाद में करते हैं हम क्या बोलो, 58 के बाद आएगा आपका, चलिए 59 देखिए। 59 में देखो ध्यान से, इसका भी डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है 59 का। आप जानते हैं 59 में एक फॉर्मूला होता है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सेकंड एक्साइटिंग स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम और फर्स्ट एक्साइटिंग स्टेट ऑफ लिथियम, दोनों का रेशियो निकाल लो। दोनों का फॉर्मूला होता है, बेसिक फॉर्मूला है वो, वेलोसिटी वाला जो आप याद करते हो, 2.18 इंटू 10 की पावर 16। ठीक है ना? तो उसका फॉर्मूला होता है, दोनों का निकाल के और रेशियो निकाल लो। और रेशियो निकालने के बाद में जो इसका आंसर आएगा, 2:9 आ जाएगा बेटा।
ठीक है? वेलोसिटी का फ़ॉर्मूला होता है, उस फ़ॉर्मूले को लगाइए, एक बार किसके लिए निकालिए बोलो? एक बार हाइड्रोजन एटम के लिए निकालिए, सेकंड के लिए और एक निकालिए लिथियम के लिए। दोनों के लिए निकालिए, रेशियो निकाल लो 2:9 आ जाएगा, ठीक है? 59 का। आगे अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 60 को देखो, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 60 की अगर हम बात करें, तो ओरिएंटेशन ऑफ एन एटॉमिक ऑर्बिटल इज़ गवर्न्ड बाय। एटॉमिक ऑर्बिटल की जो ओरिएंटेशन होती है, उसको कौन-सी क्वांटम नंबर बताती है बेटा? तो उसको बताती है ऑर्बिटल के ओरिएंटेशन को कौन बताती है? उसे बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्या बोलते हैं उसको बोलो? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बोलते हैं, मैग्नेटिक, ठीक है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताती है? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बताइए या फिर आप बताइए उसमें नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ठीक है ना? तो वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से आएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बोलो? इसका आंसर हो जाएगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और यहाँ पर हो जाएगा चुंबकीय क्वांटम संख्या। ठीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा, ओरिएंटेशन, ठीक है? ओरिएंटेशन का मतलब होता है इसका अरेंजमेंट ऑर्बिटल का 3D में। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें इसमें देखो, तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? द मैक्सिमम नंबर ऑफ टोटल नोड्स आर प्रेजेंट इन 5s, 5p और 5d ऑल हैव सेम नंबर ऑफ नोड्स। क्वेश्चन नंबर जो 61 है बेटा 61 है, ठीक है? टोटल नोड्स कैसे निकालते हैं? नोड्स निकालने का फॉर्मूला सीधा होता है, नोड्स क्या होते हैं? नोड्स ऑर्बिटल के अंदर का वो पार्ट होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है? 0 होती है। तो नोड्स किसी भी ऑर्बिटल के अंदर 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है रेडियल, जिसको रेखीय बोलते हैं ना, एक क्या होता है? रेडियल होता है और एक होता है जिसको बोलते हैं एंगुलर, ठीक है? ये 2 प्रकार के नोड होते हैं आपके, ठीक है? चलिए देखिए यहाँ पर 2 प्रकार के नोड होंगे तो रेडियल कैसे निकालते हैं? रेडियल नोड्स जो होता है Rn, रेडियल नोड्स बराबर होता है n माइनस L माइनस 1 होता है, ये वाला फॉर्मूला। n आप जानते ही हैं, जो आगे ये नंबर लिखा होता है, ये क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होती है और उसके बाद में L क्या होता है आपको पता ही है। तो यहाँ से आप रेडियल नोड निकालेंगे और एंगुलर नोड किससे निकालते हैं बेटा? L की वैल्यू से। और L की वैल्यू आप जानते ही हैं S, P, D और F, इनके लिए 0, 1, 2 और 3 आती है, ठीक है? तो सबके लिए निकाल के देख लेना, सबके लिए टोटल नोड कैसे निकालोगे? तो वो टोटल नोड की बात कर रहा था, टोटल नोड्स में क्या करेंगे आप? टोटल नोड्स में सबके लिए रेडियल नोड निकालो। जैसे मान लो इसकी बात करते हैं, ठीक है ना? तो 5 के लिए n बराबर 1 हो जाएगा, L बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। उसको यहाँ फॉर्मूले में रखिए और आपका रेडियल नोड का जो है आंसर आ जाएगा बेटा। टोटल नोड्स कैसे निकालेंगे बोलो? रेडियल नोड्स प्लस बोलो एंगुलर नोड, इन दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करने से क्या हो जाएगा आपका? आंसर आ जाएगा। तो सभी के लिए टोटल नोड्स पता है क्या आएगा? इक्वल आएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा बोलो? ये होगा, ठीक है? अब एंगुलर नोड कैसे निकालेंगे? एंगुलर नोड का मतलब होता है देखो, जैसे 5 पी है तो पी के लिए एल की वैल्यू कितनी होगी बोलो? 5। तो इसके लिए एंगुलर नोड कितना होगा? 5 आ गया। इसके लिए एंगुलर नोड कितना होगा बोलो? एल बराबर डी के लिए कितना होता है? हुँ? एल बराबर सॉरी, ये हो जाएगा पी के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है? एल की वैल्यू होती है 1 बेटा। और डी के लिए बताओ एल की वैल्यू कितनी होती है? एल की वैल्यू होती है 2 होती है। तो ये सब जो एल की वैल्यू आप निकाल रहे हो ना, यही होता है एंगुलर नोड। क्या होता है बोलो ये? ये एंगुलर नोड्स होता है। चलो ठीक है। इसी प्रकार दोनों को निकाल लेना, जोड़ देना, सबके लिए यही आएगा, इक्वल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज डू नॉट ओबे ऑक्टेट रूल? तो ऑक्टेट रूल आप जानते ही हैं, वैलेंस शेल में क्या होना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, बड़ा सिंपल सी बात होती है। तो देखते हैं किसके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते भाई? 8 इलेक्ट्रॉन किसके पास नहीं है? देखो, इसके पास तो क्या है बोलो? पूरे के पूरे क्या हैं? ये तो एक आयनिक कंपाउंड है। अगर हम बात करें किसकी? ऑक्टेट रूल, डू नॉट ओबे ऑक्टेट रूल। तो ऑक्टेट रूल यार इसको देखो, BCl3 को कितना आसान है। BCl3 की अगर आप बात करोगे तो आप पाओगे कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो यही ऑक्टेट रूल को ओबे नहीं करता है, BCl3, ठीक है? यही इसका आंसर होगा बेटा 62 का, है ना? चलिए आगे की अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वीबीटी के अनुसार अकॉर्डिंग टू वीबीटी विच ऑफ द फॉलोइंग ओवरलैपिंग रिजल्ट पाई बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड इन ऑटो मॉलिक्यूल फॉर्मेशन व्हेन जेड एक्सिस इज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो ये कॉम्बिनेशन होता है बेटा, ऑर्बिटल जानते ही हो आप, एक्सिस में एक्स वाई जेड में कॉम्बाइन करती हैं वीबीटी के अनुसार। तो इसका एक कॉम्बिनेशन होता है, वो कॉम्बिनेशन आपको याद करना पड़ेगा। तो 63 का जो आंसर आएगा बेटा वो आ जाएगा आपका बी आंसर आएगा, बी। बी का मतलब ये है कि सेकंड और थर्ड ये कॉम्बिनेशन होता है एक्स वाई प्लेन में। और एक होगा आपका ये वाला 2p 2p z, 2p 2p z जो है आपके क्या बनाते हैं, 2p 2p z आपके क्या बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। और 2p 2p y क्या बनाएंगे बोलो, ये वाले पाई बॉन्ड, ये पाई बनाएंगे, ये वाला क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सेकंड और फिफ्थ वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम इसमें। क्वेश्चन नंबर हमारा आएगा 64। तो देखो 64 क्वेश्चन को देखिए आप ध्यान से। 64 क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिलेक्ट मॉलिक्यूल इन विच ऑल द p ऑर्बिटल्स आर इन सेम प्लेन। सेम प्लेन का मतलब है, तो प्लेन कैसे चेक करेंगे, हाइब्रिडेशन चेक कर लो एक बार, हाइब्रिडेशन चेक करके देख लो। 64 की अगर बात करोगे तो 64 में सारी ऑर्बिटल के ऊपर, सबके ऊपर हाइब्रिडेशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो सेम प्लेन में क्या होंगे, देखो इसके ऊपर देखिए, कार्बन के ऊपर देखिए यहाँ पर कैसा हाइब्रिडेशन है, sp2 है। यहाँ भी देखिए क्या है, sp2 है। और ये भी क्या है बोलो, sp2 है। और ये क्या है बोलो, ये भी क्या है, sp2 है। तो इसके अंदर जो सारी की सारी पी ऑर्बिटल हैं, वो सब क्या है बोलो, प्लेन में है। ये देखो, ये सब क्या है, प्लेन में, इस तरह से है ये सब पी ऑर्बिटल, बिल्कुल 2p 2p है ये सब, क्या है बोलो, 2p। अगला जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उस पे भी क्या है, 2p है। फिर अगला जो कार्बन है वहां भी क्या है बोलो, 2p है। और अगला जो कार्बन है वो भी क्या है आपका, 2p है। तो सारी ऑर्बिटल क्या है आपकी, सेम प्लेन में है और कॉन्जुगेशन में है। तो पाई पाई का कॉन्जुगेशन भी है, 2p 2p भी है यहाँ पर, ठीक है ना। तो प्लेन के लिए जरूरी होता है कि सारी ऑर्बिटल क्या हो, सेम हो। और उसके साथ में क्या हो बोलो, उनकी एनर्जी भी क्या हो, सेम हो। देखो 2p 2p है ये सारी की सारी, इस कार्बन की भी, इसकी भी, इसकी भी और इसकी भी, कार्बन की, ठीक है ना। तो सभी की एनर्जी भी सेम है और सभी क्या है देखो प्लेन में है। और कॉन्जुगेशन में पाई सिग्मा और पाई का कंजुगेशन भी है, तो ये सब प्लेन में है, ये मॉलिक्यूल पूरा प्लेन में। यहाँ पर प्लेन में नहीं है, यहाँ पे कॉन्जुगेशन नहीं है इसमें, देखो कॉन्जुगेशन कहाँ होता है, पाई के बाद सिंगल बॉन्ड और उसके बाद पाई, यानी कि दो पाई के बीच में क्या आना चाहिए बोलो, सिग्मा भी आना चाहिए। तभी क्या होगा, वो मॉलिक्यूल प्लेन में होगा, उसमें रेजोनेंस होगी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या आएगा, डी आ जाएगा। चलिए 64 के बाद में आगे बात करते हैं। ये क्वेश्चन आपको, इस तरह वाले जो क्वेश्चन है बेटा, इसके लिए कॉम्बिनेशन का एक ऑर्डर होता है जो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। 65 की अगर हम बात करें तो इसका आंसर बी आ जाएगा, ए सी डी, ठीक है। ये एक्स वाई प्लेन में जो कॉम्बिनेशन होता है, तो ए सही है, देखो ए में डी एक्स वाई है, डी एक्स वाई है, एक्स एक्सिस के प्लेन में अगर कंबाइन होंगे तो तुम जानते हो कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, पाई बॉन्ड बनाएंगे। पी वाई पी एक्स के, उसके बाद में सी है, ये कभी कंबाइन नहीं कर सकते इस तरह से, ठीक है ना। इस तरह से कभी नहीं कर सकते, क्योंकि एक्सियल पे ओवरलैपिंग होनी चाहिए थी, एक सीधी होगी तो दूसरी भी सीधी होनी चाहिए थी, ऐसे होनी चाहिए थी। ऐसे नहीं कर सकती कि एक ऑर्बिटल ऐसे है और एक ऐसे आएगी, तो ये कभी भी ओवरलैप नहीं होगा। तो ओवरलैपिंग की कुछ कंडीशन होती है, उनको आप देख के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो ए सी डी आ जाएगा, ए वाला कॉम्बिनेशन सही है, डी एक्स वाई डी एक्स वाई है और एक्स एक्सिस के आती हैं। उसके बाद में सी वाला कॉम्बिनेशन सही है, ठीक है ना। सी वाला कॉम्बिनेशन इसके साथ में कंबाइन होगा अगर, और ये इसके साथ में कंबाइन करेंगे तो यहाँ बन जाएगा आपका बोलो कौन सा, यहाँ बनेगा आपका पाई बॉन्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा इसमें, पाई बॉन्ड, डी ऑर्बिटल। और जब भी पी वाई मिलती है तो पाई बॉन्ड ही बनता है, इसको पी पाई डी पाई बॉन्डिंग कहते हैं। और अगला आंसर कौन सा, डी है। ये तो आपने पढ़ा ही है, देखो एसपी और एसपी ये वाला दोनों मिलेंगी, ठीक है ना। sp1 है, sp1 sp2 है, तो इनकी भी क्या हो जाएगी, बढ़िया तरीके से कॉम्बिनेशन हो जाएगा ओवरलैपिंग, तो इसका आंसर भी आ जाएगा ए सी डी, ठीक है। चलिए आगे की बात अगर करें, अगले क्वेश्चन की देखो ध्यान से, ये वाला, व्हाट इज द रेशियो ऑफ सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर इन XeO3 मॉलिक्यूल। देखो सिग्मा बॉन्ड का मतलब क्या है, हम्म? सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड में आप जानते हैं एक डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड होता है, दो डबल बॉन्ड में दो पाई बॉन्ड होंगे, तीन डबल बॉन्ड में तीन पाई बॉन्ड होंगे। XeO3 की अगर बात करें
तो XeO3 की अगर हम आप हाइब्रिडेशन निकालने की कोशिश करोगे, तो इस पे हाइब्रिडेशन आ जाएगा बेटा कितना? HO, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल आएँगी कैलकुलेट करके इसमें आएँगी 4 आएँगी। तो 4 का मतलब ज्योमेट्री कैसी होगी? टेट्राहेड्रल होगी, ठीक है? अब इसको देखिए सेंट्रल एटम पे लोन पेयर निकालिए। लोन पेयर कैसे निकालते हैं सेंट्रल एटम पे? कि जितनी भी हाइब्रिड ऑर्बिटल होती है सराउंडिंग एटम, उतने माइनस कर दीजिए 3। इसका मतलब एक लोन पेयर है। तो एक लोन पेयर है तो इसका मतलब क्या होगा? वीएसपीआर के अनुसार आपको क्या बनानी पड़ेगी बोलो? वीएसपीआर के अनुसार आपको बनानी पड़ेगी इसकी शेप। और एक लोन पेयर होने का मतलब होता है ज़ीनोन यहाँ जाएगा बच्चों और एक लोन पेयर यहाँ पर आएगा इस तरह से और ये वाली ऑक्सीजन ऐसे 3 डबल बॉन्ड के साथ में इस तरह से जोड़ दो। और याद करिए इस ज्योमेट्री को जो इरेगुलर ज्योमेट्री इसको शेप बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पिरामिड। क्या बोलते हैं इसको बोलो? इसे बोला जाता है पिरामिडल, ठीक है ना? तो गिन लीजिए इसमें कितने भई सिग्मा बॉन्ड कितने? एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर है, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर है, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर है और एक पाई बॉन्ड यहाँ पर है, एक पाई बॉन्ड यहाँ पर है और एक पाई बॉन्ड कहाँ है? यहाँ पर है। ठीक है ना? तो ये पाई बॉन्ड है, कर लोगे? तो इसमें देखो 3 सिग्मा है, 3 पाई है और 1 लोन पेयर है। तो 3 सिग्मा, 3 पाई, 1 लोन पेयर वाला ऑप्शन तो यही है। ठीक है ना? पहले सिग्मा देखो, फिर पाई देखो, फिर लोन पेयर देखो। इसका आंसर ए आ जाएगा। ठीक है? आसान है क्वेश्चन। चलिए, इसकी अगर हम बात करें देखो इस क्वेश्चन को, 57 की बात करें व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसोस्ट्रक्चर। आइसोस्ट्रक्चर का मतलब है जिनके स्ट्रक्चर सेम हो, हाइब्रिडेशन सेम हो, तो वो क्या होते हैं? आइसोस्ट्रक्चर होते हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा। SiCl4 दोनों पे देखो हाइब्रिडेशन भी सेम है। Si दोनों क्या है बोलो? टेट्राहेड्रल हैं। sp3 हाइब्रिडेशन है। आराम से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, वेरी इजी क्वेश्चन। और यहाँ पर अगर बात करेंगे तो आइसोस्ट्रक्चर को बोलते हैं हम क्या? जिनका हाइब्रिडेशन सेम हो और क्या हो भई? बड़ी आसान सी बात है और ज्योमेट्री सेम हो। तो देखो sp3 और दोनों की क्या है भाई? टेट्राहेड्रल। ये भी टेट्राहेड्रल है और ये भी टेट्राहेड्रल है। दोनों टेट्राहेड्रल है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा। तो 67 का जो क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा बेटा। चलिए, नेक्स्ट देखिए 68 बड़ा आसान क्वेश्चन है ये भी देखो, ध्यान से देखिए इसको। इन व्हिच मॉलिक्यूल्स आयन सेंट्रल एटम हैज़ +1 ऑक्सीडेशन? +1 किसकी होती है बेटा? +1 कहाँ होगा बोलो? कौन से में +1 है? अच्छा फॉर्मल चार्ज की बात कर रहे हैं, फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज आपने बनाया था, फॉर्मल चार्ज निकालने का तरीका क्या होता है? तो देखो इसका आंसर ये है, ये ऑप्शन। तो अगर आप किसी भी मॉलिक्यूल में फॉर्मल चार्ज निकालना चाहते हैं, तो फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हैं बोलो? फॉर्मल चार्ज निकालते हैं किसी एक पर्टिकुलर एटम पे निकालते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल में या फिर किसी भी आयन में। देखिए, फॉर्मल चार्ज निकालने का होता है कि उस जिस एलिमेंट पे आप निकाल रहे हो उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। उसके बाद उसके पास देखिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। उसके बाद देखिए बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं और उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, सीधी-सी बात है। लेकिन फॉर्मल चार्ज अगर निकालेंगे आप तो उससे पहले आपको एलडीएस बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? एलडीएस का मतलब होता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर आपको बनाना पड़ेगा। तो आई थिंक इसका आंसर सी आ जाएगा क्योंकि इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर होता है, आप देखेंगे इस तरह से बनाते हैं, नेगेटिव, एक बॉन्ड यहाँ पर आता है डबल और एक इस तरह से आता है। ठीक है ना? ध्यान से देखेंगे। लुईस स्ट्रक्चर इसका बना लेना आराम से, ठीक है ना? लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं देखो चलो मैं बता देता हूँ। अगर मान लो पहले हम निकालते हैं, सबसे पहले लिखते हैं सेंटर एटम। सेंट्रल एटम क्या है चलो? NO3 में N है। उसके बाद सराउंडिंग एटम लगा लेते हैं इस प्रकार से जितने भी होते हैं और उसके बाद फिर हम यहाँ पर सभी के बीच में क्या लगा देते हैं बोलो? सिंगल बॉन्ड लगा देते हैं। उसके बाद में इस मॉलिक्यूल में टोटल हम क्या निकालते हैं? क्यू। क्यू का मतलब होता है टोटल इलेक्ट्रॉन, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ऑल एटम्स। तो नाइट्रोजन के पास 5 होते हैं, इसके पास कितने हो गए बोलो? 18 हो गए। 6, 6 और 6 कितने हो गए भाई? 18 हो गए। 18 और 5 कितने हो गए बोलो? 18 5 हो गए 23 और एक नेगेटिव चार्ज है तो इसके ऊपर आ गया क्यू बराबर 24। उसके बाद निकालते हैं बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? कितने बॉन्ड हैं? जैसे 1 2 3 तो 2 इंटू नंबर ऑफ बॉन्ड। कितने बॉन्ड है? नंबर ऑफ बॉन्ड, ठीक है?
तो कितने बॉन्ड है यहाँ पर बोलो? 3 बॉन्ड है, तो ये कितना आ गया? 6 आ गया। अब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं बोलो? अरे क्यू में से क्या कर देंगे बोलो? बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को माइनस कर देंगे। कितना हो जाएगा भाई? 24, 24 में से 6 घटाएँगे तो 18 आ जाएँगे। अब ये जो 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन्हीं से सबका ऑक्टेट पूरा करते हैं डॉट डॉट लगा के, ठीक है? सबसे पहले सराउंडिंग एटम का करते हैं, किसका करते हैं बोलो? सराउंडिंग एटम का करते हैं, तो करिए यहाँ पर देखो कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास? 2। तो यहाँ पर लगा लीजिए आप ये, कितने हो गए? 2, 4, 6, 8 पूरे हो गए हैं। यहाँ पे देखिए 2 डॉट लगाइए यहाँ पर, ऐसे करके ये, और 2 डॉट ये हैं आपके पास। इसके पास 8 हो गए हैं, 2 यहाँ लगाइए इस तरह से, ये होगा 8 हो गए। तो 6, 6, 6 मतलब 18 पूरे हो चुके हैं, ठीक है? 18 पूरे हो गए हैं और एक कंडीशन और होती है लुईस डॉट स्ट्रक्चर में बच्चों, कि आपको हमेशा जो है क्या करना है, सेंट्रल एटम अपनी मैक्सिमम कोवैलेंसी में होना चाहिए। ये एलडीएस की सबसे बड़ी पहचान है, कि जो सेंट्रल एटम है आपका किसमें होना चाहिए बोलो? वो आपका होना चाहिए किसमें? मैक्सिमम कोवैलेंसी में। तो यहाँ तो 3 है, तो मैक्सिमम कितनी होती है? 4 होती है। तो एक लोन पेयर को आप यहाँ तार लेना आराम से, इस तरह से बना लेना, ठीक है ना? एक बॉन्ड आपका ऐसा बचेगा। अब इसने 4 बॉन्ड बना लिए हैं और सबके यहाँ पर 2 लोन पेयर बचेंगे और यहाँ कितने बचेंगे बोलो? 3-3 लोन, ठीक है? ये लीजिए, सबका ऑक्टेट पूरा हो गया है, देख लीजिए ना? तो अब नेगेटिव कहाँ लगाते हैं? अब सबके ऊपर फॉर्मल चार्ज निकालते हैं, ठीक है? तो देखो पहले मैं नाइट्रोजन पे निकालता हूँ फॉर्मल चार्ज कैसा है। नाइट्रोजन पे फॉर्मल चार्ज, इसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बोलो 5 होते हैं बेटा। कितने होते हैं? 5। क्या इसके पास कोई लोन पेयर है? नहीं है। लोन पेयर कोई भी नहीं है, देखो 0 लगा लीजिए, माइनस। बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ? एक बॉन्ड पेयर ये, एक बॉन्ड पेयर ये है, तो इसको बोलते हैं हम कितना? 2 और 2 कितने हो गए? 4 और 4 कितने हो गए? 8। 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा ये? 4 हो जाएगा। तो बताओ 5 में से 4 गया, कितना आएगा? प्लस। एकमात्र ऐसा ये है जिसके ऊपर +1 चार्ज होता है, फॉर्मल, ठीक है? तो ये फॉर्मूला याद रखिए, लेकिन उसके लिए देखिए फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला ये है आपके पास में, लेकिन ये तभी निकालोगे जब आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएँगे। लुईस डॉट स्ट्रक्चर इस तरह से बनाते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल का बना सकते हैं, ठीक है? चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? NO3 हो जाएगा। NO3 के बाद में अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए नेक्स्ट। तो ये क्वेश्चन भी वही है आपका कॉम्बिनेशन वाला, थोड़ा हार्ड है, इसके लिए आपको जो है कॉम्बिनेशन याद करना पड़ेगा XY प्लेन में 69 का। अगर हम 69 की बात करेंगे यहाँ पर, तो जो 69 का ऑप्शन आ जाएगा बेटा, हमारे पास आएगा सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। सी कौन-सा है? ये वाला, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं देखो, तो 69 के बाद में अगला क्वेश्चन ये है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ओलियम। ओलियम जानते हैं आप क्या होता है बच्चों? हुँ? ओलियम जानते हैं? ओलियम होता है, जैसे आपका कंसंट्रेट H2SO4 होता है। क्या होता है बोलो? कंसंट्रेट H2SO4 होता है। कंसंट्रेट H2SO4 में अगर आप SO3 को डिसॉल्व कर दो, तो क्या बनेगा हमें बताओ? ये बनेगा हमारा H2, H2 और O7 बनेगा। इसी को बोलते हैं ओलियम, ठीक है ना? और इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है, इसे किस नाम से जानते हैं? इसको पायरो भी बोलते हैं, इसमें पायरो लिंकेज होती है। इसको बोलते हैं पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको बोलो? पायरोसल्फ्यूरिक एसिड भी इसको हम बोलते हैं, ठीक है? क्या बोलते हैं इसको? पायरोसल्फ्यूरिक एसिड इसको बोला जाता है। पायरो क्यों बोलते हैं? पायरो इसलिए बोलते हैं, इसमें पायरो बॉन्ड होता है, यानी कि 2 सल्फर के बीच में बोलो 2 सल्फर के बीच में ऑक्सीजन आती है। इसको बोलते हैं हम पायरो लिंकेज। क्या बोलते हैं बोलो? पायरो लिंकेज बोलते हैं। तो ये आप इसको बहुत बढ़िया तरीके से क्या करेंगे? याद करेंगे, ठीक है? अब इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए देखो, सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा ये वाली बॉन्डिंग बनानी है, तो कितनी ऑक्सीजन है? जितनी भी ऑक्सीजन है, सल्फर के साथ में ऐड कर दीजिए। ये, ठीक, और ये, और बाकी जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को टर्मिनेट, हाइड्रोजन हमेशा, क्योंकि एसिड है तो वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ में जो है आपको हाइड्रोजन को क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा, ठीक है? चलिए, अब देखिए ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ में अटैच होगी यहाँ। हाँ, तो क्या गिन रहा है इसमें, पूछ रहा है आपसे?
बॉन्ड पेयर का मतलब होता है केवल सिग्मा बॉन्ड काउंट करिए, कितने करिए, सिग्मा बॉन्ड काउंट करिए। और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो लोन पेयर देखो ऑक्सीजन पे कितने होते हैं बोलो, दो दो होते हैं, तो काउंट कर लीजिए। ये देखो, ये हो गया। इस ऑक्सीजन पे भी कितने हैं, दो दो ही हैं आपके, काउंट कर लो। सबके पास कितने हैं बेटा, दो दो लोन, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड काउंट करिए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10। सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए आपके, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर का मतलब होता है सिग्मा बॉन्ड, तो बॉन्ड पेयर गिनते हैं हम कितने, जरा देखो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 10 बॉन्ड पेयर। क्या ये H2SO4 का स्ट्रक्चर होगा, चार, तीन, सात, तो 70 का आंसर हो जाएगा हमारा, बोलो। बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक, दो, तीन, चार, ये हो गए, एक, दो, तीन, एक, दो, बॉन्ड पेयर का मतलब सिंगल बॉन्ड हो गया ना, स्ट्रक्चर सही है हमारा, देखो H2SO7 का भी स्ट्रक्चर सही है। ठीक है जी। तो इसकी अगर हम बात करेंगे, हम्म, हम्म, लोन पेयर काउंट करें जरा देखना, एक, दो, तीन, चार, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, इसका मतलब लोन पेयर तो कितने आ गए हमारे, 14 आ गए। तो 14 लोन पेयर वाला कौन सा है, लोन पेयर वाला, इसका मतलब ये है कि ऑप्शन ये तो बिल्कुल नहीं होगा, और क्योंकि लोन पेयर साथ में है नहीं, ये भी नहीं होगा, इन दोनों में से एक हो गया। तो इसका मतलब 28 तो कभी नहीं बैठेंगे, तो हाँ, तो इसमें सिग्मा बॉन्ड भी कितने आ गए आपके, 14 ही आ गए बेटा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है ना, ए हो जाएगा इसका आंसर 70 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, HCl में लगभग कितना प्रतिशत आयनिक लक्षण होता है, ये सीधा सीधा फॉर्मूला होता है परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर निकालने का। ठीक है ना, कि जो भी ऑब्जर्व जो भी ऑब्जर्व म्यू होता है उसको ऊपर रखते हैं, और जो कैलकुलेटेड डायपोल मोमेंट होता है यहाँ रखते हैं, और मल्टीप्लाई इसकी 100 से कर देते हैं। ठीक है ना, और कैलकुलेटेड कैसे निकालते हैं, म्यू बराबर निकालते हैं, इसका फॉर्मूला होता है क्यू इंटू टी। कैलकुलेट को कैलकुलेट करिए और सीधा इसमें फॉर्मूला लगाइए, और जब लगाएंगे तो ये ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, बाकी सब कुछ दे रखी है। ठीक है ना, ये सब वैल्यू रखेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर की अगर हम बात करें नेक्स्ट की, देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, 72 को है ना, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पी, पी फॉर में निकालिए, सी आर की इसमें निकालिए, क्रोमियम की ये डाइक्रोमेट है, देखो PO4 की बात करें, PO4 - 3, ये वाला है, तो यहाँ से पी की निकाल लेंगे देखो, तो पी की अगर निकालना चाहो तो जिसकी निकालते उसको एक्स मान लो। ऑक्सीजन की कितनी होती है, बोलो, ये PO4 है, ठीक है, तो ऑक्सीजन की -2 होती है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, बराबर 3 हो जाएगा, तो एक्स माइनस कितनी हो जाएगी, 8, बराबर कितनी होगी, -3 हो जाएगी। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 8 में से 3 भेजोगे तो कितना बचेगा भाई, 5 बचेगा, इसकी +5 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, तो इसमें फॉस्फोरस की कितनी आ गई, +5 आ गई है। और Cr2O7 - 2 में निकालोगे तो वैसे आ जाएगी, इसकी तो देखो 2x आ जाएगी, और +-2, और 7 से मल्टीप्लाई कर दो, और चार्ज 2 है तो बराबर हो जाएगा, 2x - 14 बराबर हो जाएगा -2, और x बराबर हो जाएगा इसमें, आप जानते ही हैं, 2x बराबर हो जाएगा 14 - 2, मतलब कितना बचेगा, 12 बचेगा, x बराबर आ जाएगा आपका +6 आ जाएगा। तो इसका मतलब इसमें कितनी आ गई है इसकी, +6 आ गई है। और क्या बचा भाई, एक बचा आपका SO4,
तो SO4 में भी S की कितनी आएगी? 6 ही आएगी। तो इसका आंसर क्या आ गया? इसका आंसर क्या है? 72 का, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, आइए, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है ना? तो अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है? अमोनियम नाइट्रेट जो है एक प्रकार का सोल्ट होता है, और सॉल्ट क्या होता है? एक कैटायन होता है, एक एनायन, है ना? सॉल्ट इस तरह से तोड़ेंगे। अगर हम इसकी बात करें, बोलो, अमोनियम नाइट्रेट में अमोनियम को अलग लिख लीजिए और इसको अलग लिख लीजिए। देखो ये ऐसे होगा, ये इस तरह से है, और ये वाला आपका NO3 आपका अलग तरह से। तो बहुत आसान है, देखो इसकी निकालेंगे आप आसानी से, एक्स मान करके निकाल लीजिए। तो इसकी जहाँ तक मैं समझता हूँ -3 आ जाएगी। एक प्लस है तो वो कम हो जाएगी आपकी ना, -3 हो जाएगी, माइनस आ जाएगा। आसानी से देखो कौन ज़्यादा पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखते हैं तो नाइट्रोजन ज़्यादा नेगेटिव है। अगर 2 एटम के बीच में कहीं भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है सिंगल बॉन्ड के लिए उसके ऊपर -1 लिखते हैं, और जो पॉजिटिव होता है इस पे यहाँ लिखेंगे +1, यहाँ आएगा -1, यहाँ आएगा +1, यहाँ आएगा -1, यहाँ आएगा +1, यहाँ आएगा -1। अब देख लीजिए कितना माइनस है इसके ऊपर? 4, और जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो सेंट्रल एटम पे लिखा जाता है, आपको पता ही है। तो -4 में से 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा? -3 बचेगा, ठीक है ना? और -3 बचेगा यहाँ पर, और -3 के साथ में बचेगा आपका क्या बोलो? -3, और NO3 में n के ऊपर निकालोगे तो सीधा x मान करके निकाल दो, 5 आ जाएगी, तो आंसर ही आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है ना? इसका x मान कर निकाल लो, सीधा-सीधा आपका आंसर आ जाएगा। x मान लो 6 हो जाएगा तो 1 माइनस हो जाएगा, तो इसका आ जाएगा +5। ईज़ी क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें इसकी, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखो ध्यान से देखो। इक्विवेलेंट वेट, तुम जानते हो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट होता है, बोलो, मॉलिक्यूलर वेट, इसका होता है मॉलिक्यूलर वेट, और नीचे आता है, नीचे NF का मतलब वैलेंसी फैक्टर बोलते हैं। तो वो कह रहा है कि एक आपको केमिकल रिएक्शन दी है कि जो भी ऑक्सीडेंट किसे कहते हैं? जो किसी दूसरे का ऑक्सीडेशन करता है। तो देखो यहाँ Fe किस में है बोलो? +2 से किस में जा रहा है? +3 में। इसका मतलब इसका क्या हो रहा है बच्चों? ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। और MnO4 में Mn के ऊपर अगर आप चार्ज देखोगे तो +7 होता है। कितना होता है? ये परमैंगनेट आयन होता है, और यहाँ पर देखो +2 है। तो ये खुद का क्या कर रहा है? ये हो रहा है आपका रिडक्शन। तो जो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को कम करता है वही क्या कहलाता है बोलो? ऑक्सीडेंट कहलाता है। ठीक है ना? तो बस इसका मतलब हमें MnO4 से रिलेशन है, MnO4 ऑक्सीडेंट। तो किसी भी ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस के लिए एन फैक्टर कैसे निकालते हैं? चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। कितनी ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो रहा है, उसी को बोलते हैं एन फैक्टर। तो अब देखो आपको 7 है, यहाँ पर 2 है, तो चेंज कितना आएगा बोलो? आराम से आ जाएगा। ऊपर मॉलिक्यूलर वेट रहेगा, ऐसा रख दीजिए। चेंज कितना आ रहा है भाई? एन फैक्टर, नीचे इसको डिवाइड कर दीजिए 5 से। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आएगा इसका? ऑप्शन नंबर आ जाएगा M/5 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन, ठीक है? क्लियर है? 74 आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखिए बेटा, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन NH2OH इज, इस मॉलिक्यूल में इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल अमीन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? इसका नाम क्या होता है? हाइड्रोक्सिल अमीन होता है। इसको बोलते हैं हम हाइड्रोक्सिल अमीन। ये बहुत ताकतवर रिड्यूसिंग एजेंट होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है NH2OH। तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा देखो तो ऐसे बन सकता है, ठीक है? ये बनेगा OH। तो हमें किसके ऊपर बताना है? नाइट्रोजन के ऊपर बताना है। चलो चेक करते हैं जरा नाइट्रोजन के ऊपर। देखो ऑक्सीडेशन निकालने का क्या मेथड होता है? जहाँ भी 2 एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो, तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है सिंगल बॉन्ड के लिए उसके ऊपर -1 लिखते हैं, और जो आपका होता है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव उसके ऊपर लिखते हैं +1। चलो करते हैं जरा देखो। तो यहाँ देखो, यहाँ पर क्या है? +1 आएगा, यहाँ -1 आएगा, यहाँ पर +1 आएगा, यहाँ पर -1 आएगा। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कौन ज़्यादा नेगेटिव होता है बच्चों?
नाइट्रोजन, ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ज़्यादा नेगेटिव होता है। आप जानते हैं फ़ोन को, ये 3 मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं, ठीक है ना? इस तरह से आप इनको कर लोगे। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर बच्चों ऑक्सीजन ज़्यादा नेगेटिव है, अब की बार यहाँ पर -1 आएगा और ये क्या आएगा +1। तो आप ओवरऑल आप अगर देखेंगे तो -2 में से 1 प्लस गया तो कितना बचा बेटा? -1। इसका मतलब NH2OH में नाइट्रोजन के ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, वो आपकी -1 आएगी। 75 के बाद में अगला जो क्वेश्चन है हमारा, उसको देखिए ज़रा। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन देखो बच्चा, ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट व्हिच वन हैज़ द सेम ऑक्सीडेशन स्टेट इन ऑल ऑफ कंपाउंड, ठीक है? हुँ, ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं, आप जानते हैं ना? कुछ एलिमेंट्स होते हैं, कुछ एलिमेंट्स हैं, उनमें वो कह रहा है कि उस एलिमेंट की अपने सभी कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट सेम होती है, तो ऐसा तो बेटा एक ही होता है कार्बन। क्या होता है? कार्बन। इसका आंसर क्या आ जाएगा? कार्बन आ जाएगा। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ज़रा, और ये भी क्वेश्चन बड़ा आसान है। आप जानते हैं ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्साइड में क्या होती है? -2 होती है, पेरोक्साइड में -1 होती है और आपकी होती है सुपर ऑक्साइड में क्या होती है? -1/2 होती है। OF2 में अगर निकालना चाहोगे तो आराम से निकाल सकते हो। इसी में होती है केवल +1। क्या होती है? +1 होती है। आप निकाल सकते हो। कैसे? चलो जिसकी निकालना चाहते हो उसकी x मान लो बेटा, और F की कितनी हो जाएगी? F की आप जानती हैं क्या हो जाएगी? किसकी निकालना चाहते हैं? फ्लोरीन की। अच्छा फ्लोरीन की निकालना चाहते हैं। जी, +1 नहीं होगी फ्लोरीन की, हैं? ऑक्सीजन की होगी। इसकी कितनी होगी बेटा? -1। क्या होगी? -1। तो 77 का जो आंसर है वो हो जाएगा आपका -1 हो जाएगा, क्योंकि फ्लोरीन एकमात्र ऐसा एलिमेंट है जिसकी हमेशा नेगेटिव में होती है, क्योंकि इसके पास डी ऑर्बिटल होती नहीं है, हमेशा सभी कंपाउंड में अपनी -1 ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन है। देखिए सी कार्बन की बतानी है सब में, तो CH4 का स्ट्रक्चर बना लो, बिना स्ट्रक्चर बनाए आप ऑक्सीडेशन स्टेट मत निकालिए। ये रहा, पहला स्ट्रक्चर ये हो गया, ऐसे निकाल लेंगे। और 78 की अगर हम बात करेंगे तो इसका आंसर आपका बी आएगा, लेकिन मैं बताता हूँ आपको कैसे आएगा, जरा चेक करके देखते हैं ना। क्या आएगा? बी आएगा। चेक करके देखते हैं ना, अभी नहीं लिखते चलिए। आओ देखो इसमें देखो, कार्बन की कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो कार्बन और हाइड्रोजन में कार्बन ज्यादा नेगेटिव होता है, तो इसके ऊपर +1 आएगा, इसके ऊपर -1 आएगा। देखो दो एटम के बीच में जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा बच्चों, और सिंगल बॉन्ड के लिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे -1 आता है और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे +1 आता है। तो ऐसा इसके ऊपर कितना आएगा बोलो? यहाँ भी +1 आएगा और यहाँ भी -1 आएगा, यहाँ भी +1 आएगा, यहाँ भी -1 आएगा, यहाँ भी +1 आएगा, यहाँ भी -1 आएगा। ठीक है? तो ऐसा देखेंगे तो सबको ऐड करिए, यहाँ पर आएगा -4 आ गया। तो -4 तो केवल किस में दिखाई दे रहा है बोलो? हुँ? CH4 में द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इज CH4, तो -4 तो यार इसी में दिखा दे रहा है, एक में बोलो। यही आंसर होना चाहिए फिर तो, बाकी को तो देखने की ज़रूरत ही नहीं है ना? -4 किसी में भी नहीं है। आगे देखना चाहते हो तो देख लो आप लोग। CH3 Cl की अगर बात करें, आओ इसका स्ट्रक्चर बनाइए, इस तरह से। देखिए, कार्बन और क्लोरीन में ज़्यादा नेगेटिव कौन होता है? क्लोरीन होता है, तो इसमें -1 आएगा और इस पे +1, इसके ऊपर +1 आएगा, इसके ऊपर -1, इसके ऊपर +1 आएगा, इसके ऊपर क्या आएगा बोलो? -1 आएगा। इसके ऊपर क्या आएगा? +1 आएगा, इसके ऊपर क्या आएगा? -1 आएगा। तो देखो 3 तो नेगेटिव है, इसके ऊपर 1 पॉज़िटिव है। इसका मतलब इसके ऊपर कितना बचा नेगेटिव? -2 बचा। तो बिल्कुल ठीक है, ये रहा -2 आएगा, तो यही ऑप्शन हो जाएगा। सबकी इसी तरह से निकालेंगे स्ट्रक्चर बना के, ठीक है? आराम से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। 78 के बाद में आगे आते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 79। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बड़ा आसान सवाल होता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड आप जानते हैं H2O2 होता है, ये क्या होता है? H2O2 होता है और इसमें पेरोक्साइड लिंकेज होती है। पेरोक्साइड में ऑक्सीजन के ऊपर कितना होता है बेटा? -1 चार्ज। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 79 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 80। ये अच्छा सवाल है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Pt इन, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ठीक है ना? ऐसा ब्रैकेट अगर कहीं पे लगा होता है तो इन्हें बोलते हैं कॉम्प्लेक्स।
ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होते हैं, इनको आप कोऑर्डिनेशन में पढ़ोगे, ठीक है? 80 की अगर अब बात करते हैं हम, 80 का आंसर क्या होगा? इसमें किसकी पूछ रहा है? पीटी की पूछ रहा है, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, जिसकी आपको निकालनी हो उसकी एक्स मान लो बेटा, प्लस अब देखो C2H4 है, C2H4 जानते हैं ना क्या होता है? C2H4 होता है CH2 डबल बॉन्ड और CH2, तो इसके ऊपर तो कोई चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल है। क्या ये न्यूट्रल होता है, इसको न्यूट्रल लिगेंड बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा कोऑर्डिनेशन में। तो यहाँ तो कोई चार्ज नहीं आएगा, लेकिन Cl कैसा होता है? Cl तो नेगेटिव होता है? और यहाँ पे 3 है, तो इसका मतलब यहाँ जाएगा -3 हो जाएगा, 3 नेगेटिव, यानी कि एक Cl के लिए कितना होता है? -1, कितने यहाँ पर 3 है बेटा, ये हो जाएगा, ठीक है? और ऊपर कितना चार्ज है? कम हो जाएगा -1 के। तो यार बताइए कितना आंसर आएगा? 3 के मल्टीप्लाई 1 में करिए, कितना आसान क्वेश्चन है। एक्स बराबर कितना आ गया बोलो? एक्स बराबर आ गया आपका, कितना आ गया बोलो? एक्स बराबर आ गया इसमें +2 आ गया। कितना हो गया? +2 आ गया। ऑप्शन नंबर क्या है? बी आ जाएगा। चलिए 80 के बाद में क्या होगा बोलो? 80 के बाद में हो जाएगा 81। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम इन सोडियम अमलगम। देखो ध्यान से देखना, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। ये नीट में कितनी बार पूछे जा चुके हैं इस तरीके से। 2 बातें हमेशा ध्यान रखना। किसी भी मेटल को, मेटल भी खास स्पेशल कंडीशन होती है, कभी पढ़ाएँगे बताएँगे आपको कि अमलगम का क्या यूज़ होता है ना। तो अगर किसी भी मेटल के साथ में मरकरी को मिला देते हो, ठीक है? तो उसको हम कहते हैं मेटल अमलगम। क्या कहते हैं बोलो? मेटल अमलगम कहते हैं। मेटलर्जी में पढ़ेंगे अमलगम कहते हैं। तो मान लो जैसे मेरे पास में ये मेटल, मान लो मैंने ली यहाँ पर सोडियम, तो आप जानते हो सोडियम के ऊपर वैसे रियल में कितना चार्ज होता है? +1 होता है। लेकिन जब वो मरकरी के साथ मिलेगी तो वो अपना चार्ज क्या कर देगी? खत्म। कभी भी अमलगम के अंदर अगर मेटल के ऊपर चार्ज पूछेगा तो उसके ऊपर लिखेंगे आप 0 चार्ज। जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ध्यान रखना। कभी रीज़न बताएँगे आपको क्यों होता है ऐसा, ठीक है ना? और इसी प्रकार से कुछ एलॉय होते हैं, जब बहुत सारी मेटल को आप क्या करते हो मिक्स करते हो तो एलॉय बनते हैं। तो एलॉय में भी कभी मेटल के बारे में पूछे तो उसकी भी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है ना? ध्यान रखना इन बातों को। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। 81 का डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 82 देखिए। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ HNC इज़, कार्बन का स्ट्रक्चर बनाओ, सीधा निकालो उसका फ़ॉर्मूला। तो 82 का आंसर आ जाएगा। आप देखेंगे जब इसमें इसका +2 आ जाएगा बेटा। कितना आ जाएगा? +2। तो वो तो बहुत आसान है, स्ट्रक्चर बना लेंगे आराम से। ठीक है? चलिए 82 के बाद में अगर हम देखें तो 83 है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, ये तो बहुत आसान सवाल है। 83 जो है, जब इसको करते हैं तो इसका फ़ॉर्मूला होता है ये आ जाएगा इसका ऑप्शन। ठीक है? 83 के बाद में अगर हम बात करें 84 की, तो इसको देखिए आप, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन सब सब ऑक्साइड। आप जानते ही हैं कार्बन के 2 3 ऑक्साइड होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और एक है आपका C3O2, इसको बोलते हैं कार्बन सब ऑक्साइड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है बच्चों, उसमें इसका फॉर्मेशन होता है। तो देखो इसका स्ट्रक्चर बना लो, डायरेक्ट एक्स मान के निकालोगे तो नहीं निकाल सकते। इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बनाता है बेटा, 3 हो गए, 1 ऑक्सीजन यहाँ लगा दो बेटा, 1 यहाँ, ठीक है? अब देखिए, यहाँ पर तो इस वाले कार्बन पे देखिए तो दोनों तरफ कोई भी डिफरेंस नहीं है, सेम है, तो इसके ऊपर होगी 0 चार्ज। और यहाँ पर देखिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ये है, तो इसके ऊपर होगी +2। डबल बॉन्ड के लिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे -2 आएगा, इस पे क्या आएगा? +2। इसका मतलब इसके अंदर जो 3 कार्बन है, एक कार्बन के ऊपर +2 है, एक के ऊपर 0 है और इस पे क्या है? +2। तो आप निकाल लीजिए, ये ऑक्सीडेशन स्टेट है। और अगर एवरेज निकालना चाहते हो, एवरेज आप निकाल सकते हो, +4 अपॉन सबको ऐड कर दीजिए और 3 से डिवाइड कर लीजिए। तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, एवरेज ही पूछता है इसमें, तो ये आंसर, ठीक है? चलिए 84 के बाद में अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन है हमारा 85, सोडियम थायोसल्फेट में, बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, ठीक है? Na2S2O3 की अगर हम बात करें, तो Na2S2O3 में अगर आप देखोगे तो सल्फर की निकालनी है, इसको बोलते हैं सोडियम थायोसल्फेट। क्या बोलते हैं इसको? सोडियम, इसे बोलते हैं हम सोडियम थायोसल्फेट, इसको बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका कॉमन नाम होता है, इसको हाइपो भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हाइपो। और इस कंपाउंड का इस्तेमाल करते हैं हम फोटोग्राफी में।
कहाँ करते हैं बोलो? फोटोग्राफी में इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना? ठीक? एजीबीआर के साथ में रिएक्शन होते हैं, एक फ़िल्म होती है उसमें एजीबीआर होता है, एजीबीआर केवल सोडियम थायोसल्फेट में डिसॉल्व होता है, एक कॉम्प्लेक्स बनाता है। बढ़ाएँगे आगे, ठीक है? इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें थायोलिंकेज होती है, क्या होती है बोलो? इसमें होती है थायोलिंकेज। थायोलिंकेज किसे कहते हैं बोलो? हो सकता है Na2H2O3 आ जाए और इसका जो एसिड होता है वो होता है H2S2O3 होता है। तो इन दोनों में ही सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी बेटा? सेम आएगी। ठीक है? स्ट्रक्चर कैसा बनता है इसका? ऐसा बनता है S ऊपर S आएगा, यहाँ पर O आएगा, यहाँ पर O आएगा। ठीक है? इस तरह से निकालेंगे और ऑक्सीजन कितनी है? एक यहाँ पर आ जाएगी। सिंगल, सिंगल, यहाँ पर Na लगा दो और यहाँ पर भी क्या लगा दो बोलो? एक Na बन गया structure। ये डबल बॉन्ड के साथ जोड़ देंगे। ये इस तरह से होती है। ठीक है ना? इस तरह से लगा दो। देखिए, यहाँ पर तो कोई भी चार्ज नहीं होगा क्योंकि सेम है, तो यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? 0 होगी। यहाँ -1 है, यहाँ पर क्या होगा? +1 होगा। यहाँ -1 है, इसके ऊपर क्या होगा? +1 होगा। ये -2 है, इसके ऊपर क्या होगा? +2 होगा। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसके ऊपर सल्फर के ऊपर इसमें 2 सल्फर थी, क्या थी? 2। तो एक सल्फर के ऊपर आ रहा है इसमें +4 और एक पे क्या आ रहा है? 0 ये आ रहा है बेटा। कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। तो निकाल लीजिए कौन-सा ऑप्शन आएगा बोलो? ठीक है? और अगर एवरेज पूछेगा, तो अगर एवरेज पूछता है तो एवरेज भी निकाल सकते थे इसमें। क्या निकाल सकते हो? एवरेज भी निकाल सकते हो। एवरेज कैसे निकालेंगे? सबको जोड़ दो, एवरेज ऐसे निकालेंगे 4/2 आ जाएगा। तो एवरेज ही पूछा है क्योंकि बाकी तो कोई ऑप्शन दे नहीं रखा। हुँ? आंसर इसका ये दे रखा है +2, लेकिन ये थोड़ा-सा कंट्रोवर्सी क्वेश्चन हो गया क्योंकि इसमें इसके ऊपर +4 भी हो सकता है। तो अगर +4 होता है तो साथ में इसके साथ में क्या होती है? 0 भी दी होती। तो यानी कि ऐसा ऑप्शन तो कोई दे नहीं रखा, तो फिर एवरेज पूछ रहा है वो। 4 से डिवाइड करो 2 से, नंबर ऑफ एटम कितने हैं? तो इसकी +2 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? +2। ठीक? चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका सही। नेक्स्ट देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 86 को देखिए। क्वेश्चन नंबर जो 86 है, क्या है? व्हिच इज़ नॉट इन अकॉर्डेंस टू हाफ-बाउ। तो हाफ-बाउ आपने पढ़ रखा है यार। हाफ-बाउ क्या कहता था? इलेक्ट्रॉन एनर्जी के क्या बढ़ते हैं बोलो? हाफ-बाउ प्रिंसिपल क्या कहता था? इलेक्ट्रॉनों को कभी भी सब सेल में भरोगे तो एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ोगे। तो बहुत बढ़िया बात है। इसमें देखिए कौन-सा ऑर्डर सही आ रहा है ज़रा चेक करके बताओ मुझे? हुँ? एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर और हॉर्न्स का रूल भी याद होना चाहिए आपको। हुँ? बोलो 2s में 2 हैं, नहीं है। ओहो! सॉरी, नहीं है बेटा, इनकरेक्ट पूछ रहा है, हम तो करेक्ट के चक्कर में लग गए। तो भाई देखो ये तो सही है यार, पहले एक भरा, फिर दूसरा आएगा, फिर भरा, फिर ठीक है, ये भी ठीक है भाई और ये भी ठीक है यार। ये गलत है, देखो यहाँ पे पेयर कैसे कर दिया? जब तक इसमें पेयरिंग नहीं होगी इसमें कैसे हो जाएगा? तो ये इनकरेक्ट है ये। 86 आंसर होगा थोड़ा बेटा, ईज़ी है। नेक्स्ट देखिए, ये आपका डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आप जानते हैं इसको और डायरेक्ट फार्मूला लगाइए, इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है ना? तरंग दैर्ध्य का मान क्या होगा? तरंग दैर्ध्य आप जानते हैं, लाइमन बार्मा सीरीज में जो भी वेवलेंथ निकालते हैं 1/लैम्ब्डा बराबर आप निकाल लेते हैं, क्या होता है? आर ज़ेड स्क्वायर और यहाँ पर आता है आपका 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगा, ठीक है ना? अधिकतम तरंग दैर्ध्य का मान, अधिकतम किसकी होती है? अधिकतम का मतलब होता है फर्स्ट लाइन की निकाल, किसी भी सीरीज की पहली जो लाइन होती है फर्स्ट लाइन, उसके लिए वेवलेंथ क्या होती है? सबसे मैक्सिमम होती है और जो लिमिटिंग लाइन होती है इन्फिनाइट वाली, उसके लिए क्या होती है? वो होती है क्या नाम? मिनिमम। तो हीलियम के लिए तुम्हें पता ही है ज़ेड क्या रखेंगे? तो एन 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? लाइमन सीरीज़ के लिए, लाइमन के लिए एन 1 की वैल्यू क्या रखेंगे? 1 रखेंगे बस। और एन 2 की वैल्यू क्या रखेंगे? स्पेक्ट्रल लाइमन सीरीज़। तो एन 1 क्या आएगी? 1 आएगी। किसके लिए पूछ रहा है ये? स्पेक्ट्रल लाइन की अधिकतम तरंग दैर्ध्य का मान। तो पहली लाइन है, तो अधिकतम किसके लिए आएगा? एन 2 बराबर क्या आ जाएगा? 2 हो जाएगा। तो 2 से कहाँ गिरेगा? लाइमन में। पहले में इलेक्ट्रॉन गिरता है ना, तो ये वाला आंसर एन 1 की जगह रखो, एन 2 की जगह रखो, आंसर लिखो, आंसर। तो सोल्व करोगे ये आ जाएगा। ठीक है जी? चलिए 87 के बाद में अगला क्वेश्चन है हमारा 89, 88।
डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद ए पार्टिकल मास मास, तो डायरेक्ट फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन है भाई, आराम से डी ब्रोगली की इक्वेशन लगाइए। डी ब्रोगली ने क्या कहा था, है ना, कि किसी भी माइक्रोस्कोपिक जो पार्टिकल होता है मूविंग, उसमें पार्टिकल और वेव दोनों की नेचर होती है। तो डी ब्रोगली की इक्वेशन लगाइए, और लगाने के बाद में आपका आंसर आ जाएगा बेटा, क्या है इसमें, सेकंड आ जाएगा सोल्व करने के बाद। ये फॉर्मूला था ना, लैम्बडा बराबर एच अपॉन एम, ये फॉर्मूला लगा दीजिए। ये प्लांक कांस्टेंट है, ये वेलोसिटी है, ये मास, सब कुछ दे रखा है आपको, लगाइए फटाफट, सोल्व करेंगे, ये आंसर आ जाएगा। 88 के बाद में अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या आएगा। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है, ये भी डायरेक्ट फॉर्मूले पे है। तो अगर फॉर्मूला देखोगे, फॉर्मूला लगाने के बाद में इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, सेकंड आ जाएगा। 89 के बाद में अगला अगर हम देखें तो 90 है, इनमें से किस के लिए म्यू क्या होगा, जीरो होगा। तो 90 की अगर हम बात करें बेटा, तो जीरो के लिए क्या देखो, जीरो वाले कौन कौन से हैं, जीरो वाले कौन कौन से हैं ये देखना है हमें। यार इनको देखिए जरा आप, डायपोल मोमेंट, जो नॉन, जहां भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, जितने भी सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होते हैं ना, जितने भी सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होते हैं, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल किसे कहते हैं भाई, जिनके सेंट्रल एटम पे sp3 हाइब्रिडेशन हो, और जो सराउंडिंग एटम हो उनका क्या होता है, सेम होता हो, तो वो सारे के सारे सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल कहलाते हैं, उनका डायपोल मोमेंट जीरो होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ये, ठीक है। चलिए 90 के बाद में आगे की बात अगर करें, तो ये क्वेश्चन बड़ा आसान है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट, आप जानते हैं डायपोल मोमेंट क्या होता है, म्यू बराबर होता है क्यू इंटू डी, ठीक है, आसान है, क्यू इंटू डी होता है। चार्ज बढ़े या डिस्टेंस बढ़े, डायपोल मोमेंट क्या होगा आपका, बढ़ेगा ही, ठीक है ना। और डायपोल मोमेंट अगर बढ़ेगा तो सीधी सी बात है पोलैरिटी बढ़ेगी, है ना। तो डायपोल मोमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी होता है डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। किसको होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर आप देखोगे तो भाई यही आएगा, देखो आंसर इसका बी आएगा। H2O NF3CH4 स्ट्रक्चर बना के चेक कर सकते हैं, डायपोल मोमेंट का तरीका होता है। 91 के बाद में अगला क्वेश्चन आएगा आपका 92, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पोलर। नॉन पोलर की अगर हम बात करें तो बड़ा आसान है, देखो यहाँ भी नॉन पोलर का मतलब आसानी से देख लो, ये देखो सी ट्रिपल बॉन्ड ये होता है, ये तो एक लीनियर मॉलिक्यूल हो रहा है sp, ठीक है ना, sp वाले तो लीनियर होते हैं, तो उनका तो डायपोल हमेशा जीरो होता है। NH3 जीरो नहीं है, ठीक है ना। SO2 जीरो नहीं है, इसको देखो, जितने भी हाइड्रोकार्बन होते हैं वो सब क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, यही इसका नॉन पोलर 92 वाला। आगे की अगर हम बात करें 93 की, तो तुम जानते हो कि सिल्वर के ये होते हैं हैलाइड, AgF, AgCl, AgBr और AgI, ये होते हैं, ठीक है। तो कोवलेंट के लिए क्या देखते हैं बोलो, कोवलेंट करेक्टर के लिए लगाते हैं हम फजांस रूल, क्या लगाते हैं बोलो, फजांस रूल लगाते हैं। तो फजांस रूल में ये बताया गया है कि कैटायन तो आपका देखो फिक्स है, कैटायन का साइज क्या हो, छोटा हो, और चार्ज एनायन और कैटायन दोनों पे क्या होना चाहिए बोलो, सेम होना चाहिए, है ना। चलिए तो हम चेक करते हैं जरा। तो कैटायन का साइज छोटा हो, चार्ज भी क्या हो, ज्यादा हो, एनायन का साइज क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो एनायन देखो, एनायन कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा, तो इसमें होगा कमेंट करके, कैटायन तो फिक्स है। तो फिर एनायन के साइज देखेंगे, एनायन का साइज बड़ा होना चाहिए बेटा ना। तो ये भी कोवलेंट है, ये भी कोवलेंट है, ये भी, तो बस सिल्वर का केवल ये क्या होता है, आयनिक होता है, ये वाला AgF क्या होता है, आयनिक होता है। और मोस्ट कोवलेंट क्या होता है, AgI होगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। 93 के बाद में आगे देखें अगर हम 94, ऐसा मॉलिक्यूल हमें देखना है जिसमें क्या हो, पोलर मॉलिक्यूल, पोलर और नॉन पोलर दोनों तरह के बॉन्ड होते हैं, जिसमें पोलर और नॉन पोलर दोनों तरह के हों। पोलर, ऐसा तो बेटा हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो स्ट्रक्चर होता है वो ओपन बुक जैसा होता है। आप यहाँ देखोगे, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है,
यहाँ प्लस है, ये माइनस है। तो ये तो हो गई आपकी, क्या होगा ये पोलर होता है, और यहाँ बीच में से क्या दिखाई दे रहा है, ये नॉन पोलर। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का स्ट्रक्चर जो होता है ओपन बुक लाइक होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अगर हम बात करेंगे तो, बोलो, वही होगा बेटा। 94 खत्म, 94 के बाद में आगे 96 आगे। टू ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर क्लोरीन आर फाउंड इन कंपाउंड। ठीक है, निम्नलिखित में ऐसा कौन सा यौगिक है बेटा जिसमें क्लोरीन की दो ऑक्सीडेशन स्टेट है? तो भाई ये रहा देखो, ब्लीचिंग पाउडर। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोला जाता है ब्लीचिंग पाउडर। क्या बोलते हैं इसको? ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है इस प्रकार से, CaO, Cl, और यहाँ पर आ गया Cl। तो निकालिए क्लोरीन पे, देखो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, -1 आ जाएगा, ये +1 हो जाएगा, यहाँ पर +1 आ जाएगा, यहाँ पे क्या जाएगा, माइनस। तो ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों क्लोरीन पे अलग अलग है, एक पे +1 है और एक पे क्या है, माइनस। तो इसमें ब्लीचिंग पाउडर आ जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट की अगर हम बात करें इसमें, ये देखिए, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकाल लेंगे आराम से, 7/3 आ जाएगी। ये भी आसान क्वेश्चन है, ठीक है, आराम से इसको निकाल लेंगे, 7/3 आ जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट के क्वेश्चन आसान होते हैं, वो कठिन नहीं होते हैं। 97 की अगर बात करें तो रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं आपको पता ही है, किसे कहते हैं बोलो, रेडॉक्स रिएक्शन, जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, दोनों का सेम होता है, एक साथ होता है, जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और क्या हो, रिडक्शन भी हो। तो इनमें से आप देखिए, किसमें, निम्नलिखित में कौन सा एग्जाम्पल है रिडॉक्स रिएक्शन? ठीक है, चलो चेक करके बताओ भाई क्या आएगा आंसर। हम्म, देखो, अगर मैं इसमें सल्फर के निकालूं तो +6, और यहाँ भी सल्फर की +6 है, इसका मतलब कोई भी चेंज नहीं हो रहा। सोडियम के यहाँ भी +1 है, सोडियम के यहाँ भी +1 है, Cl के यहाँ भी -1 है, Cl के यहाँ भी -1 है, सल्फर के यहाँ भी, हाइड्रोजन के यहाँ भी +1 है, यहाँ भी +1 है। ये तो रेडॉक्स है, कोई चेंज नहीं हो रहा। और भाई इसमें भी कोई चेंज नहीं है, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। ये है आपकी रेडॉक्स रिएक्शन, ये दोनों 0 में है, और ये +1 में है, और ये माइनस में है। तो देखो, एक बार Br की क्या होगी, डिक्रीज हो गई, एक एक बार हाइड्रोजन की क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ये रेडॉक्स, ठीक है, रेडॉक्स का मतलब एक की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़े, एक की क्या हो, घटे। ऑक्सीडेशन भी हो, साथ में क्या हो, रिडक्शन भी हो। तो इसका आंसर बेटा ए आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, 98, बड़ा अच्छा सवाल है ये भी। ये केमिकल रिएक्शन अगर आप जब पढ़ोगे, डिस्प्रपोनेशन, रेडॉक्स का बहुत सारे टाइप होते हैं, उसमें 4 टाइप होते हैं, उसमें से एक होता है डिस्प्रपोनेशन। डिस्प्रपोनेशन एक प्रकार की रेडॉक्स रिएक्शन होती है बच्चों, जिसमें एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी होता है, इसी का क्या होता है, रिडक्शन भी होता है। तो अगर ये सब में देखोगे, एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होगा, यहाँ देख लो 0 है, और यहाँ कितनी है इसकी +1 है, और यहाँ देखो कितनी है, -1 है। इसका मतलब क्लोरीन की एक बार बढ़ी और एक बार घटी, इसका मतलब ये भी डिस्प्रोपोर्शनल है। यहाँ क्या है, 0 है, इसमें आप निकाल लेना, इसकी +1 होती है बच्चों, क्या होती है, +1। तो एक बार देखो डिक्रीज होगी और एक बार क्या होगी, बढ़ गई, ये भी है। इसका मतलब इसका आंसर यही है। ठीक है ना, सारी की सारी जितनी रिएक्शन है सब रेडॉक्स है। 98 का आंसर आ जाएगा आपका, ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा। ठीक है, 99। 99 जो क्वेश्चन है वो बहुत सिंपल है, बड़ा साधारण है बेटा। इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे NH3 का। ठीक है, और तुम जानते हैं NH3 क्या होती है? NH3 एक लुईस बेस है। क्या बोलो? एक लुईस बेस होती है। क्या होती है? लुईस बेस। ठीक, लुईस बेस किसे कहते हैं? जो अपना एक इलेक्ट्रॉन का पेयर किसी को डोनेट करती है, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगी। किसको डोनेट करती है बोलो? H+। जब ये H+ को अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगी, तो क्या बनाएगी बोलो? NH4+। ठीक है ना? एक लोन पेयर, तो इसके लिए एन फैक्टर कितना होता है? एन फैक्टर इसके लिए होता है 1 होता है। क्या होता है बोलो? 1 होता है। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं? इक्विवेलेंट वेट बराबर होता है मॉलिक्यूलर वेट, और नीचे क्या आएगा? एन फैक्टर। तो देखो, अमोनिया का अमोनिया का जो मोलर मास होता है वो 17 होता है, एन फैक्टर कितना होगा? 1 होगा। इसका मतलब ये होगा, आपका आंसर आ जाएगा कौन सा भाई? 17। ठीक है, चलिए, 19 के बाद में 100 हो गया, लास्ट क्वेश्चन बचा आपका। ये तो आप डायरेक्ट ही सोल्व कर लोगे, इन दोनों में देख लेना आराम से चेंज करके। एन फैक्टर कितना आएगा? इसमें 2.5 होती है ऑक्सीडेशन स्टेट, और इसमें होती है बेटा 2 होती है। तो चेंज निकाल लोगे, एन फैक्टर कितना आएगा, और इक्विवेलेंट वेट निकालोगे तो मोलिकुलर वेट के बराबर होगा। ये हमारा जो पेपर है पूरा बच्चों सोल्व हो गया है।
ठीक है? चलिए।